बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश व खुर्रम होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की लहर दुनिया भर की तरह जो सेकंड वेव है, पाकिस्तान में भी उसका आगाज़ हो चुका है। तो इन हालात में हुकूमती पॉलिसी के पेश नज़र हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है। आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो पहला हिस्सा है वो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो दूसरा हिस्सा है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो दूसरे हिस्से में से, आपके सिलेबस के दूसरे हिस्से में से आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कवानीन हासिल या लॉज ऑफ रिटर्न। तो कवानीन हासिल में हम जो है फोकस करेंगे जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको, और फिर बिज़नेस एक्टिविटी के एक्सपैंड होने के बाद कारोबार जो है वो जिन मराहल में या जिन फेजेस में से गुज़रता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आम तौर पर ये तीन फेजेस हैं। जो पहला फ़ेज़ है उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही अपने कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए जो सरमायादार है या जो कारोबारी शख्स है, कारोबारी आदमी है, वो मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाता है, तो उसमें वो उसका कारोबार जो है वो मुख्तलिफ मराहल में से गुज़रता है। उसमें जो पहला मरला है उसमें हर नई इकाई जो है वो पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है और उसमें मुख्तलिफ पैदावार जो है वो भी बढ़ती जाती है। पहले मरले में, पहले मरले के बाद एक दूसरा मरला आता है जिसमें हर ज़ायद इकाई पहले से मौजूद इकाई के बराबर ही पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी है वो यकसा रहती है, सेम रहती है। उसके बाद तीसरा मरला है। तीसरे मरले में हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से कम पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार जो है वो कम होती चली जाती है। तो ये जो सारा ये सारे जो मराइल हैं, ये जो सारे फेजेस हैं, हमने इनको डिस्कस करना है कवानीन हासिल में। और फिर आगे हमने जाना है, हमने कवानीन जो है वो डिस्कस करने हैं। इन तमाम रुझानात को, इन तमाम मराहल को तीन कवानीन में डिवाइड किया गया है। पहला जो कानून है वो कानून तकसीर हासिल है, दूसरा जो कानून है कानून इस्तक़रार हासिल, और तीसरा आप जानते हैं कानून तकलील हासिल। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं कवानीन हासिल। कवानीन हासिल में हमने अभी डिस्कस किया है कि इसमें जो कारोबार को वसी करने के लिए जब जो कारोबारी शख्स है वो अपना इकाइयों को बढ़ाता है तो उसके ज़रिए हम जो है कुछ मराहल में से गुज़रते हैं। वो हमारे पास तीन मराहल हैं। वो कौन कौन से तीन मराहल हैं हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। आप उससे बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। जो पहला मरला है, पहले मरले में हर नई इकाई जो है, हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से ज़ायद पैदावार देती है और मुख्ततिम पैदावार में भी जो इजाफ़ा है वो होता चला जाता है। तो ये जो है हमारा पहला मरला है। जब हम कारोबार को क्या करते हैं, हम कारोबार को वसी करते हैं। कारोबार को वसी करने के बाद हमें तीन मरहल में से गुज़रना पड़ता है। जो पहला मरला है वो जी हमारा ये है। उसके बाद हम दूसरे मरहले में जाएंगे। दूसरा मरहला जो है हमारा वो क्या है, उसमें हर ज़ायद इकाई जो है पहले से मौजूद इकाई के बराबर पैदावार देती है और हमारी जो मुख्तलिफ पैदावार है सॉरी
हमारी जो मुख्तलिफ पैदावार है वो सेम रहती है। और उसके बाद हमने देखा है जो हमारा तीसरा मरला है, तीसरे मरले में जो हमारा अगला मरला है, अगला और तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में हमारा जो है हर ज़ायद इकाई जो है वो पहले से मौजूद इकाई की निस्बत उसकी जो पैदावार होती है पहले से मौजूद जो पैदावार होती है उससे कम पैदावार होती है और मुख्तलिफ पैदावार भी कम होती चली जाती है। तो ये तीन मराहिल हैं, इन तीन मराहिल को अभी हमने स्टडी किया। मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। पहले मरले में क्या होता है, पहला मरला जो है उसमें हर ज़ायद इकाई पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार में इजाफ़ा होता चला जाता है। और दूसरे मरहले में हर ज़ायद इकाई पहले से मौजूद इकाई के बराबर ही पैदावार देती है और जो मुख्तलिफ पैदावार है वो भी सेम रहती है, यकसा रहती है। तीसरे मरले में जो हर ज़ायद इकाई है, हर ज़ायद इकाई पहले से मौजूद इकाई से कम पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार में भी जो गिरावट है वो होती चली जाती है। तो ये हमारे तीन मराइल हैं। इन तीन मराइल को तीन कवानीन का नाम दिया गया है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये तीन मराइल को कवानीन का नाम दिया गया है। तो इसमें जो पहला मरला था उसको हमने नाम दिया है कानून तकसीर हासिल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से ज़ायद पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मुख्तलिफ पैदावार जो वो क्या है और ये पहले से जो मौजूद इकाई से पैदावार ज़्यादा है वो किस तरह से होती है। तो मुख्तलिफ पैदावार जो है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो कुल पैदावार है यानी जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है, कुल पैदावार है, उसमें जो तब्दीली है उस तब्दीली को हम मुख्तलिफ पैदावार कहते हैं या उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो वी कैन से दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी। हमारी जो कुल पैदावार होती है उसमें जो तब्दीली है उसको हम मुख्तलिफ पैदावार कहते हैं। मुख्तसर के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें कानून तकसीर हासिल में हम देखते हैं कि पैदावार में भी इजाफ़ा होता चला जाता है और पैदावार में इजाफ़े के साथ साथ मुख्तलिफ पैदावार में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। और दूसरा जो मरहला है उसको हम कानून इस्तक़रार हासिल का नाम देते हैं। इसमें जो नई इकाई है हमारी वो पहले से मौजूद इकाई के बराबर पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी है वो सेम रहती है। तो तीसरा जो हमारा मरहला है उसको हम कहते हैं कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल, तो कानून तकलील हासिल तीसरे मरहले का नाम जो है वो कानून तकलील हासिल है। तो ये आज हमने ये तीन मराहिल पढ़े और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा पहला कानून है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या कानून कानून तकसीर हासिल। कानून तकसीर हासिल को हम बखूबी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो समझने वाली एक बात रह गई है। इस चीज़ में इस लॉ में दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक हमारे पास है मुअय्यन अमल पैदाइश और एक हमारे पास है
मुतग़य्यर आमलीन पैदाइश। मुअय्यन आमिल पैदाइश और मुतग़य्यर आमलीन पैदाइश का समझना ज़रूरी है। तो मुअय्यन आमिल पैदाइश ये ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन है जो फ़िक्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसकी एक लोकेशन है, उसका एक सेटअप है, वो फ़िक्स रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेस्ले की एक कंपनी है, वो किसी जीटी रोड पे मौजूद है, वो वहीं पे रहेगी, उसका जो सेटअप है वो फ़िक्स रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, वो मूवेबल नहीं है, वो मुअय्यन है। वो क्या है? मुअय्यन है, वो फ़िक्स्ड है। तो उसको वो हमारा क्या होगा? मुअय्यन आमिल पैदाइश होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह जिसकी हरकत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश। मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश ऐसे हैं जिनमें तब्दीली की जा सकती है, जिनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो किसी बिज़नेस एक्टिविटी में जो मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश होते हैं, उसमें लेबर हो सकती है। लेबर को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेबर को हम कम भी कर सकते हैं। लेबर के साथ साथ सरमाया हो सकता है, सरमाए को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और सरमाए को हम कम भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश में हमारे पास लेबर और कैपिटल, और मुअय्यन आमिल पैदाइश में हमारे पास जो है वो जो किसी भी कंपनी का सेटअप है जो फ़िक्स्ड है और जो उसकी लोकेशन है उसमें वो शामिल है। तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि उसके बाद जो है जो कानून तकसीर हासिल को मज़ीद आगे समझ सकें और इसको हम एक्सप्लेन कर सकें। तो कानून तकसीर हासिल में जो मुअय्यन आमिल पैदाइश पर हम मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश यानी लेबर और कैपिटल की इकाइयाँ लगाते हैं, एक के बाद दूसरी यानी एक के बाद दीगरे। जैसे हम इकाइयाँ लगाते हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, तो उसमें हर ज़ायद इकाई की जो पैदावार है वो पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा होती है, और इस तरह से फिर जो मुख्तलिफ पैदावार है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो ये कानून, ये रुझान जो है ये कानून तकसीर हासिल में डिस्कस किया जाता है। तो हम इसको डायग्राम और गोशवारे की मदद से वाज़े करते हैं। डायग्राम और गोशवारे की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे जो मुतग़य्यर आमिलीन पैदाइश है उसमें लेबर और कैपिटल है, तो हम अपना जो टेबल है, हमारा जो गोशवारा है, उसमें हम सबसे पहले लेंगे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ। मेहनत 1 2 3 4 5, तो इसमें हमने मेहनत और सरमाए की 5 इकाइयाँ ली हैं, और उसके साथ साथ हम लेंगे कुल पैदावार, या इसको हम कुल हासिल भी कह सकते हैं। इसकी इकाइयाँ लेंगे। जो कुल पैदावार है, कुल हासिल है, इसको हम सपोज़ करेंगे। कुल पैदावार को हमने सपोज़ करना है, फ़र्ज़ करना है। तो इसमें इसको हम 100 250 450 700 और 1000, ये हमने इसको सपोज़ किया है। तो मेहनत और सरमाए की जो इकाइयाँ हैं, हमने पहली इकाई पे हमारी जो कुल पैदावार है वो 100 है, दूसरी पे 250 है, तीसरी पे 450 है, और चौथी पे जो हमारी है वो 700 है, और जो पाँचवीं इकाई है उस पे जो हमारी कुल पैदावार है वो 1000 है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है मुख्ततिम पैदावार का। मुख्ततिम पैदावार का हमने जैसे पहले पढ़ा है कि मुख्ततिम पैदावार या मार्जिन प्रोडक्टिविटी वो है क्या। मार्जिन प्रोडक्टिविटी इज़ अ चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी। जो हमारी कुल पैदावार है, कुल पैदावार में जो तब्दीली है वो हमारी मुख्ततिम पैदावार कहलाती है। तो ये मुख्तलिफ पैदावार का कॉलम जो हम यहाँ से देख के बनाएंगे, तो कुल पैदावार 100 है, ये 100 रहेगी। यहाँ से यहाँ तक 100 और 250 के दरमियान 150 का जो गैप है, ये 150 150 की जो तब्दीली है वो कुल पैदावार में तब्दीली है, और कुल पैदावार में 150 की जो तब्दीली है वो हमारी मुख्तलिफ पैदावार है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि मुख्तलिफ पैदावार जो है हमारी कुल पैदावार में तब्दीली का नाम है। और नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं कि ये हमारे पास 200 है, और नेक्स्ट हम वहाँ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टेबल के बाद अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे
कि आप जानते हैं कि ये हमारा ये एक्स मेवर, एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये हमारा वाई मेवर है। तो यहाँ पे हम खत ड्रा कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्स मेवर पे हमारे पास जो है वो मेहनत, सॉरी, एक्स मेवर में हमारे पास जो है वो मेहनत और सरमाए की इकाई हैं, और जो वाई मेवर है यहाँ पर हमारे पास मुख्तदिम पैदावार है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 100 150 200 250 250 और 300। हम तो देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हमारे इस मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी मुख्तलिफ पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एंड 4 से 5 मेहनत और सरमाए की जैसे इकाइयाँ हमने बढ़ाई, वैसे वैसे हमारी जो है मुख्तलिफ पैदावार में भी जो इजाफा होता जा रहा है। तो इट शोज़ दैट कि हर ज़ायद इकाई पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा पैदावार दे रही है, और मुख्तलिफ पैदावार में भी मुसासिल जो है वो हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे डायग्राम की वजह से हमने इसकी वजाहत की है। गोशवारा हमारा बना था, उसमें हमने देखा था कि हमने 5 यूनिट्स लिए थे लेबर और कैपिटल के, 1 2 3 4 5, और उसके साथ कुल पैदावार जिसे हमने खुद सपोज किया था 100 250 450 700 एंड 1000। फिर कुल पैदावार में तब्दीली जो है वो मुख्तलिफ पैदावार कहलाती है। तो उससे नेक्स्ट हमने मुख्तलिफ पैदावार का जो है वो कॉलम लिया, और मुख्तलिफ पैदावार के कॉलम में जो 50 100 150 200 250 300, इसको हमने इस डायग्राम में ड्रॉ किया है। तो ये जो हमारा ख़त हमें उसके बाद हासिल हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ख़त तकसीर हासिल। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, आपकी सलाहियतों में हमें पूरा यकीन है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें पिक कर रहे होंगे। तो ये ख़त तकसीर हासिल हमें हासिल हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला इसमें सेक्शन है वो मफरूज़ात का है। हर ला को दुरुस्त साबित होने के लिए कुछ शराइत की ज़रूरत होती है, उन शराइत को हम मफरूज़ात कहते हैं। ये मफरूज़ात आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कानून तकलील अफ़ाद मुख्तदिम हमने पढ़ा था, उसमें मफरूज़ात थे, कुछ शराइत थी जो उस कानून के होने के लिए ज़रूरी थी। कानून मसावी अफ़ाद मुख्तदिम के साथ हमने शराइत देखी थी, मफरूज़ात देखे थे। इसी तरह कानून तकलील हासिल के साथ भी कुछ मफरूज़ात हैं, कुछ शराइत हैं जो इस कानून के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मफरूज़ात हैं। इसमें नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे जो मुअय्यन आमिल हैं वो तकसीम ना हो। नंबर 2 हमारे मफरूज़ात में हमारे पास है कि मुतग़य्यर आमिलीन की जो इकाइयाँ हैं वो मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों और हस्ब ज़रूरत भी मौजूद हों। और नेक्स्ट पे ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसकी 5-6 मफरूज़ात हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें हम इसको देख लेते हैं। उसमें यह है कि जो इसका तरीक़ा पैदाइश है, तरीक़ा पैदाइश जो है वो ना बदले, तरीक़ा पैदाइश वो ना बदले, वो वैसे का वैसा रहे जैसे वो शुरू से था। तो ये कुछ मफरूज़ात हैं, कुछ शराइत हैं जो किसी कानून के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी हैं। ये बोर्ड में हमने लिखी है, इसको मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। पहले ये है कि मुअय्यन जो आमिल पैदाइश है, मुअय्यन आमिल जो है जो फ़िक्स फैक्टर प्रोडक्शन है वो तब्दील ना हो, वो तकसीम ना हो।
नंबर 2 जो मुतग़य्यर आमलीन पैदाइश है, जैसे हमारा लेबर और कैपिटल है। लेबर को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कैपिटल को भी हम पैदावार बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये मुतग़य्यर हैं, यानी ये चेंज हो सकते हैं। ये इन मुनासिब इकाइयाँ मौजूद हों और ये हस्ब ज़रूरत मौजूद हों। और थर्ड पे ये है कि जो तरीक़ा पैदाइश है वो भी हमारा ना बदले। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस कानून के इत्तलाक़ जो है वो कहाँ पे होता है, जो कानून तकसीर हासिल है। इस कानून का जो इत्तलाक़ है, हम देखते हैं कि ये इस कानून का जो इत्तलाक़ है वो हमारे सनती शोबे पर होता है, क्योंकि इस कानून को हम एक इस तरह से कह सकते हैं कि हर जो कारोबारी शख्स है उसकी ख्वाहिश होती है कि मिनिमम कॉस्ट से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे और उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हर सनतकार की ये ख्वाहिश होती है। तो उसी ख्वाहिश को देखते हुए हमारे लिए बहुत आसान है ये तय करना कि इस कानून का जो इत्तलाक़ है वो सनती शोबे पर होता है, क्योंकि इस शोबे पर जो इंसान का इख्तियार है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेबर, कैपिटल, सारी चीज़ें जो इंसान कंट्रोल कर रहा होता है वो इसलिए कंट्रोल कर रहा होता है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। और इस कानून में हमने पढ़ा है कि हर अगली इकाई जो है वो पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है, और मुख्तलिफ पैदावार में भी इजाफा होता चला जाता है। जैसे जैसे पैदावार में इजाफा होता चला जाता है, चीज़ें बल्क में बनना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाता है। और ये सारी चीज़ों का जो मज़र है वो हमारा सनती सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इस कानून का जो इज़हार है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो है वो कानून तकसीर हासिल पढ़ा, और इसमें हमने इस कानून को डायग्राम और गोशवारे की मदद से वाज़े किया, और उसके साथ साथ हमने इसके मफरूज़ात पढ़े, फिर इसका इतलाक़ देखा। तो यहाँ तक आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। तो आपका और हमारा साथ ऑनलाइन क्लासेस में जारी रहेगा, और इस लेक्चर के हवाले से आपके कोई आंसर क्वेश्चंस हों तो वो आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनका जवाब देंगे आपको। तो अगले लेक्चर के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और हम आपको दुआ में याद रखेंगे, और इसके साथ ही खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी ऑल फाइन और खुश खुर्रम होंगे, और अपनी स्टडी को भी साथ साथ आपने जारी रखा होगा। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया जो है वो हालत जंग में है, और हमने इसका जो पहला फ़ेज़ था उसका भी डट के मुकाबला किया है, और अब भी जाँफ़िशानी के साथ हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। आई होप कि हम इसको शिकस्त दे देंगे, और इस दौरान जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑनलाइन क्लासेस पे तमाम इदारों को शिफ्ट किया है, तो उसके लिए हम भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके हाज़िर होते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपके सिलेबस के भी 2 हिस्से हैं, जैसा कि पहला हिस्सा आप कंप्लीट कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं, और उसमें जो है वो सारा सिलेबस आपको दिया गया। तो इस सेकेंडरी क्लास में भी जो आपका दूसरा हिस्सा है ऑनलाइन क्लासेस में, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरा हिस्सा जो है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आप लोग भी जानते हैं। इसमें हम माशी तरक्की और मनसूबाबंदी का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, आज देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारा थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा